हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपना क्लास 12 का लेक्चर 1 लेने वाले हैं। क्लास 12 के इस लेक्चर 1 में हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि गुडविल होती क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात आते हैं गुडविल। गुडविल होती क्या है। जैसे ही हमारे सामने गुडविल का अगर नाम आ जाए तो हम गुडविल को कह सकते हैं कि गुडविल क्या है, हमारी रेपुटेशन। तो इसका मतलब ये है कि हम गुडविल को सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, रेपुटेशन। ठीक है, तो गुडविल की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। तो गुडविल को अगर हम सिंपल से शब्दों में समझाएं तो गुडविल हमारी क्या होती है। गुडविल हमारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं वो हमारे पास बार बार आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो जैसे ही आपके माइंड में पिज़्ज़ा की नाम आए, पिज़्ज़ा का मान लो नाम आ गया कि पिज़्ज़ा खाना है भाई, तो आपके माइंड में क्या नाम स्ट्राइक करेगा, डोमिनोज। तो इसका मतलब कि आपको जब भी पिज़्ज़ा खाना होगा आप बार बार कहाँ जाओगे, डोमिनोज के पास। तो वो उसकी क्या है कि आप उसके पास बार बार जा रहे हो, वो उसकी गुडविल है। उसने रेपुटेशन कमा ली अपनी मार्केट में रह के, गुडविल कमा ली कि उसके जितने भी पुराने कस्टमर्स हैं वो उसके पास बार बार आएंगे। तो ये हमारी गुडविल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि हमारे पुराने कस्टमर्स अगर बार बार हमारे पास आते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, गुडविल। तो अगर अब हम बात करें गुडविल के फीचर्स की, या फीचर्स को हम और कैरेक्टर स्केच भी बोल सकते हैं, तो गुडविल इज इंटेंजिबल असेट। गुडविल हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जिसको हम अपनी आंखों से ना ही तो देख सकते हैं और ना ही हम उसको टच करके फील कर सकते हैं। तो गुडविल हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट है। दैट मीन्स कि गुडविल को हम ना तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना ही उसे टच करके महसूस कर सकते हैं। कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एंटरप्राइजेज। गुडविल को हम उसके एंटरप्राइजेज से अलग नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड, अगर फीचर की बात करें तो वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। इसका मतलब ये है कि जो गुडविल की वैल्यू है वो सब्जेक्टिव जजमेंट है वैल्यूअर की। दैट मीन्स कि हम गुडविल को कह नहीं सकते कि किसी पर्टिकुलर इंसान की या किसी पर्टिकुलर शॉप की। अगर हम किसी शॉप की बात करें कि इस शॉप की गुडविल कितनी है, हम नहीं बता सकते उसकी गुडविल एग्जैक्ट अमाउंट में। वो अगर मान लो वो शॉपकीपर अपनी वो दुकान बेचता है तो ये चीज़ जो खरीदने वाला है परचेजर और बेचने वाला वो शॉपकीपर है, वो उन दोनों की आपसी समझ से या आपस की जो एग्रीमेंट हो गया कि हाँ भाई ठीक है, परचेजर ये बोलता है कि गुडविल, मैं तुम्हें गुडविल के नाम के 4 लाख दूंगा, और जो सेलर है वो भी अगर 4 लाख पे हाँ भर लेता है, ठीक है, वो मान जाता है मेरी गुडविल 4 लाख की होगी, तो वो वहाँ पर सेट हो जाते हैं कि गुडविल 4 लाख की है। तो ये सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूअर की है। मतलब ये हर वैल्यूअर की जो जजमेंट होगी वो अलग अलग होगी। एक ही शॉप की बात अगर हम करें तो अगर 4 वैल्यूअर है तो चारों वैल्यूअर्स उस शॉप की गुडविल की अलग अलग वैल्यू बताएंगे। कोई बोलेगा 4 लाख, कोई बोलेगा 5 लाख। तो ये वैल्यूअर टू वैल्यूअर चेंज होती रहती है। गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल की वजह से हमें क्या फ़ायदा होता है कि वो हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में सहायता करती है। हायर प्रॉफिट अर्न करने में कैसे हेल्प करेगी अब हमारी। अब एक एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट में एक शॉप है जिसके पास कस्टमर्स बार बार जाते हैं। अगर अब कस्टमर्स बार बार जाएंगे तो उसकी सेल ज़्यादा होगी। सेल ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, हायर होगा एज कंपेयर टू अदर शॉप्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि गुडविल हमें हेल्प करती है हायर प्रॉफिट अर्न करने में। अगर अब हम बात करें, ये तो हो गए हमारे फीचर्स।
ठीक है। ऐसे कई बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो हमारी गुडविल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस हमारी गुडविल को अफेक्ट करता है। कैसे करता है? अगर मान लो हमारी कोई शॉप या हमारा बिजनेस हम ऐसी जगह पर चला रहे हैं जो कि काफ़ी फेवरेबल है उस बिजनेस या उस शॉप के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी गुडविल जनरेट जल्दी कर देगा। अगर मान लीजिए हमारी शॉप ऐसी जगह पे है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, रोड्स की कंडीशंस अच्छी हैं, कस्टमर्स हमारे पास इजीली आ सकते हैं, जा सकते हैं सामान लेके, तो वो हमारा प्लेस क्या कहलाएगा, फेवरेबल प्लेस। अगर मान लो रोड की कंडीशन ही अच्छी नहीं है या फिर ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है जहाँ पर आपका बिजनेस है या फिर आपकी शॉप है, तो कस्टमर्स आ ही नहीं पाएगा, और आ ही नहीं पाएगा तो वो हमारा प्रोडक्ट यूज करके कैसे बता पाएगा कि वो अच्छा है या नहीं, तो गुडविल जनरेट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस भी हमारे गुडविल को अफेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर हमारी मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है, एफिशिएंटली वर्क कर रही है, उसके डिसीजंस अच्छे हैं, तो क्या होएगा हमारा, वो हमें हेल्प करेगी प्रॉफिट हाई अर्न करने में। और प्रॉफिट हाई अर्न होगा तो प्रॉफिट अर्न अगर हमारा ज़्यादा करेगा, डिसीजंस ऐसे लेती है हमारी मैनेजमेंट, तो उस चीज से हमारे चांसेस गुडविल हाई होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड बात करते हैं हम क्वालिटी की। तो क्वालिटी भी हमारी गुडविल को अफेक्ट करती है काफ़ी हद तक। अगर मान लीजिए आपके पास कोई शॉप है और आप जो भी प्रोडक्ट उसमें बेचते हैं, अगर आप उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं रखेंगे तो कस्टमर एक बार लेने के बाद बार बार आएगा ही नहीं। बार बार की तो दूर की बात, वो सेकंड टाइम ही नहीं आएगा। और अगर वहीं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो कस्टमर एक बार यूज करके उससे सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ वैल्यू फॉर मनी है चीज़, जितना पैसा डाला उसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ है मुझे इसकी क्वालिटी को लेकर, तो फिर फ़ायदा हुआ है। तो हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारे कस्टमर्स बार बार आएंगे, और कस्टमर्स बार बार आएंगे तो हमारी गुडविल ऑब्वियसली इंक्रीज होगी ही होगी, जनरेट होगी ही। फोर्थ पॉइंट आता है जो हमारा गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करता है, पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस की बात ये आती है, अगर आप किसी शॉप पर ये मार्कर ही खरीदने जाते हैं, आपको फर्स्ट टाइम मार्कर लिया आपने, इसकी क्वालिटी अच्छी मिली, राइटिंग अच्छी दे रहा है, इसके अंदर जो इंक आती है वो सही टाइम तक चल गई, ठीक है, तो इसका मतलब आपने फर्स्ट टाइम लिया ये उस दुकान से, तो आप बार बार उसके पास जाएंगे। मीन्स आपकी जो फर्स्ट टाइम की परफॉर्मेंस थी, पास्ट परफॉर्मेंस जो काम आई सेकेंड टाइम पे, वो अच्छी रही थी पास्ट परफॉर्मेंस, तो आप उस शॉप के पास दोबारा गए खरीदने, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, मीन्स फर्स्ट टाइम ही अगर आप चाहते हो लेने चीज़ और आपको अच्छी नहीं मिलती है, तो फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस बेकार हो गया, तो सेकेंड टाइम आप उसके पास जाओगे ही नहीं। तो पास्ट परफॉर्मेंस भी हमारी गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करती है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो गाइस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइस भी गुडविल को अफेक्ट करता है। अब मान लीजिए कुछ गुड्स लग्जरी होती हैं, वो अपना स्टेटस मेंटेन करके रखती है, अब लग्जरी गुड्स है तो ऑब्वियसली उनका प्राइस भी क्या होगा, हाई होगा और गुड्स के कंपैरिजन में। अब अगर मान लीजिए हम बात करते हैं किसी भी ब्रांड की, मान लीजिए LG के टीवी की ही बात करते हैं हम, LG का टीवी की अगर हम बात करें, अप्रोक्स 50 इंच टीवी की बात करें, तो उसके अगर मॉडल की हम प्राइस की बात करें तो वो कितने का होगा, अप्रोक्स 52,000 के आसपास होगा, ठीक है। मीन्स वो एक स्टेटस मेंटेन करता है LG का टीवी कि हाँ भाई LG का टीवी है तो इतना अमाउंट उसका होगा टीवी का, ठीक है। अगर वही चीज़ आपको मार्केट में कोई ये बोल दे कि ठीक है मैं सेम 50 इंच टीवी आपको 52,000 की वजह मैं आपको 20,000 में दे दूँगा,
तो आप बिलीव कर पाओगे इस चीज़ को? बिल्कुल भी नहीं। माइंड में आपको पता है कि एलजी का टीवी इतने इंच की अगर हम बात करें तो वो 52,000 से कम में नहीं आएगा, लेकिन कोई दूसरा शॉपकीपर आपको 20,000 में देने को तैयार है। तो जब भी आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा नहीं भाई एलजी का ब्रांड तो बहुत अच्छा ब्रांड है, उस ब्रांड की चीज़ की वैल्यू इतनी कम तो हो ही नहीं सकती, तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि इस प्रोडक्ट में कोई ना कोई लोचा है, जिसकी वजह से ये शॉपकीपर हमें उसके 50% से भी कम में हमें बेचने के लिए तैयार हो गया है। डैट मीन्स कि वो ब्रांड अपनी एक वैल्यू रखता है, एक प्राइस स्टेटस रखता है कि अगर इस ब्रांड की चीज़ ये है तो उसका प्राइस इतना होगा। तो अगर मान लो उस प्राइस से कम भी अगर हम सामान बेचते हैं मार्केट में तो भी हमारी गुडविल को वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अगली पॉइंट की बात करें हम मार्केट सिचुएशन। अब मार्केट सिचुएशन हमारी अफेक्ट कैसे करती है वैल्यू ऑफ गुडविल को? अगर मान लीजिए कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, ज़्यादा है, और सप्लाई उसकी जगह क्या है, कम है, मीन्स डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो ऐसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत क्या होगी, कम कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी हमें। अब कम कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी और डिमांड ऑब्वियसली हाईएस्ट एज कंपेयर टू सप्लाई, तो वो चीज़ हमारे क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी और जिससे हमारी गुडविल इंक्रीज हो जाएगी, गुडविल बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने की, गुडविल निकालने की हमें ज़रूरत किस लिए पड़ती है और कब कब पड़ती है? तो इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मीन्स ऐसे कौन सा टाइम पे हमें गुडविल को निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर मान लीजिए इस चीज़ को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, एक बार ये रफ कर देती हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मान लीजिए ए, बी और सी ये तीन पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में जो 5-3-2 में अपनी पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट हो रहा है वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब वो बोलते हैं कुछ टाइम बाद, 4-5 साल बाद, कि नहीं हमें ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी है। भाई तीनों जने हैं, हम तीनों बराबर की मेहनत करते हैं, लेकिन ए ज़्यादा प्रॉफिट का पोर्शन ले जाता है, बी और ज़्यादा का ले, बी उससे थोड़ा सा कम और सी को तो तीनों में कमी मिलता है। तब वो क्या डिसाइड करता है कि नहीं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रखेंगे अपना, इक्वल। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो हमें गुडविल निकालने की जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब मान लीजिए किसी भी फर्म में दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, ठीक है, इन्हें अपना बिजनेस चलाते चलाते 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल बाद इन्हें जरूरत पड़ती है कैपिटल की या और भी कोई भी रिक्वायरमेंट लगा लीजिए, इन्हें लगता है कि हमें एक और पार्टनर नया लाने की ज़रूरत है। तो ये बोलता है, कोई सी बंदा आता है, वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी पार्टनरशिप में ऐड हो जाता हूँ, तुम्हारा पार्टनर बन जाता हूँ। डैट मीन्स सी यहाँ पे एडमिट हो रहा है, उसका एडमिशन कर रहे हैं, इस पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ए और बी बोलते हैं ठीक है भाई तू हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है तो तू हमारे लिए कुछ अमाउंट ये लेकर आएगा कैपिटल का, ठीक है। अब ये कैपिटल तो ले आएगा, ठीक है ले आएगा, लेकिन अगर बाय चांस फ्यूचर में इसको रिटायर होने की ज़रूरत पड़ती है या ये पार्टनरशिप फर्म ख़त्म करते हैं तो ये सारे आप अपनी कैपिटल तो ले जाएंगे, ऐसे ही सी भी लेके जाएगा। तो लेकिन जब 10-12 साल ए और बी ने 10-12 साल जो मेहनत करके 0 पॉइंट से स्टार्ट किया था, इन्होंने 0 पॉइंट से स्टार्ट करते करते 10-12 साल में इनके पास काफ़ी कस्टमर्स जुड़ गए हैं, इनकी मार्केट में रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इसको आते ही तो इन सी के एंटर होते ही सी को तो इनकी ए और बी ने जो मेहनत करके 10-12 साल में अपनी रेपुटेशन कमाई है उसका फ़ायदा मिल जाएगा आते ही, मीन्स उस चीज़ का प्रॉफिट इसे फर्स्ट डे से ही मिलने लग जाएगा। और चाहे ए और बी ने अपने पहले के स्टार्टिंग के ईयर में भले ही लॉस कमाया हो,
लेकिन इसे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये ए और बी क्या बोलेंगे कि हम तुझे एडमिट करेंगे, लेकिन तू कैपिटल तो लाएगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लाएगा, और इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम किस नाम से जानते हैं? गुडविल के नाम से जानते हैं। मीन्स ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ए और बी सी से मंगाएंगे वो किस लिए मंगाएंगे? गुडविल के नाम से मंगाएंगे कि हमारी ऑलरेडी मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, तो हमें उस चीज़ के लिए भी पैसा चाहिए अगर तुझे हमारी फर्म में आकर काम करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब ये गुडविल कैसे मंगाते हैं, कितने अमाउंट की मंगाते हैं, ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बारी आती है कि गुडविल की वैल्यू करने की, गुडविल कैलकुलेट करने की हमें जरूरत कब पड़ती है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। अब ये तो एडमिशन का खेल था। अब मान लीजिए हमारे 3 पार्टनर थे, ये थे ए बी सी, 5-3-2 में ये प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब क्या होता है, ये इनमें से जो ये बी है, ये कुछ टाइम बाद या कुछ साल बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली इसका जो नॉमिनी होगा बी का, वो क्या करेंगे? ए और सी उसके नॉमिनी को उसका जो भी प्रॉफिट का शेयर था उस दिन तक का, और या फिर उसकी कैपिटल वगैरह थी, जो भी तामझाम होगा वो सारा इसके नॉमिनी को दे देंगे। अब क्या इसका नॉमिनी बी के, अगर हम नॉमिनी की बात करें तो वो क्या सिर्फ उसकी गुडविल, उसकी कैपिटल वैल्यू और जो उसका प्रॉफिट का शेयर था वो लेके चला जाएगा? नहीं, ये बी का जो नॉमिनी है वो भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके जाएगा। डेट मीन्स ये ए और सी जो है ये बी के नॉमिनी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे गुडविल के नाम का। क्यों? क्योंकि ए बी और सी इन तीनों ने मिलकर उस फर्म को बनाया था और तीनों ने मिलकर उस फर्म में क्या की थी? मेहनत की थी, जिसकी वजह से उसकी गुडविल जनरेट हुई। तो उस टाइम पे उसकी जो भी गुडविल होगी उसका जो बी का शेयर, मान लीजिए गुडविल की वैल्यू आई उस टाइम पे, डेथ के टाइम पे 50,000, तो इस 50,000 में बी का जितना भी शेयर रहा होगा वो किसको दे देंगे? वो बी के नॉमिनी को। तो अब ये 50,000 कहाँ से आया, ये हमें निकालना पड़ेगा डेथ के टाइम पे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डेथ और रिटायरमेंट के टाइम पे भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ती है। और एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन, अब अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन का मतलब गाइस ये होता है, मान लीजिए पहले 2 फर्म थी ए और बी, ये दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे थे। ए अपना अलग बिजनेस कर रहा था, बी अपना अलग कर रहे थे। अब इन दोनों ने मिलके क्या डिसाइड किया कि नहीं, हम दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, ए एंड बी, हम दोनों मिलके अब बना लेते हैं ए और बी। ठीक है, तो 2 अलग अलग फर्म थी, वो अगर ज्वाइंटली मिल जाए तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं कि अमलगमेशन। तो जब अमलगमेशन की बात आती है तो अमलगमेशन के टाइम पे भी हमें गुडविल की वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। और एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ फर्म अगर कोई बेचता है अपनी, तो उस टाइम पे भी हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली अगर कोई फर्म बेचता है तो उस टाइम पे हमें गुडविल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फर्म है, उसको चलते चलते 15-20 साल हो गए हैं, 15-20 साल बाद वो सोचता है फर्म का ओनर कि भाई हम इस फर्म को बेच देते हैं, तो ऑब्वियसली 15-20 साल में जो भी कस्टमर उसने अपने जोड़े होंगे और जो भी मार्केट में रह के रेपुटेशन गुडविल बनाई होगी, तो वो उस चीज़ का पैसा लेके जरूर उस फर्म को बेचेगा। ठीक है, तो हमें सेल ऑफ फर्म के टाइम पे भी हमें गुडविल वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये हमारे 12th का ही सिलेबस का ही पार्ट है। हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हम पढ़ेंगे 12th में ही।
एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ये भी हमारे 12th का ही सिलेबस है, 12th में हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स भी हमारे 12th का ही पार्ट है। और एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन क्या होता है, इस अमलगमेशन के टाइम पे क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंट्स का, तो ये सब हमारा किस अमलगमेशन हम कब पढ़ने वाले हैं, हम 12th में नहीं, ये टॉपिक हमारा कब आएगा, ये हमारा ग्रेजुएशन का टॉपिक है। और एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ फंड, अगर हम सेल की बात करें तो सेल हमारा ना ही तो ग्रेजुएशन में है ना ही 12th में है। ये अगर कोई इंसान अपना सच में ही बिजनेस करता है फ्यूचर में, तो बिजनेस सेल के टाइम पे वो चीज़ फेस करेगा कि गुडविल कैसे वर्क वैल्यू कैसे निकालें हम, कितने पे हम एग्री होंगे, क्या चीज़ है। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, मीन्स गुडविल को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो गुडविल को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक तो हमारी परचेज गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। अब परचेज गुडविल क्या होती है, परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जब हम किसी की शॉप या किसी का बिजनेस परचेज करते हैं और उस टाइम पे उसके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, दैट मीन्स परचेज के टाइम पे वो अराइज हुई है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। मीन्स परचेज गुडविल अराइज होती है एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम पे अराइज होती है। अब ये परचेज के टाइम पे अराइज होती है, दैट मीन्स कि हमने उसे परचेज किया है पैसे पे करके, तो जो भी चीज़ हम पैसे पे करके परचेज करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, असेट होती है। तो ये हमारी क्या है, असेट है बिजनेस के लिए। अब ये हमारी असेट है तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कौन सी साइड होगी, असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इस परचेज गुडविल की कंसीडरेशन हमारी डिपेंड करती है परचेज और सेलर्स पे, मीन्स जहाँ पर जिस अमाउंट के लिए परचेजर और सेलर एग्री कर जाते हैं उतना अमाउंट हमारा किस चीज़ का हो जाता है, गुडविल का, ठीक है। तो परचेज गुडविल हमारी डिपेंड करती है परचेजर और सेलर की आपसी बातचीत पे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जिसे हम पैसे देकर या अमाउंट पे करके नहीं परचेज करते, इस चीज़ को हम खुद से अपनी मेहनत से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब खुद से मेहनत से जनरेट किया तो ये हमारी गुडविल क्या है, हमारी गुडविल बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड नहीं होगी। इसका मतलब आपको फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन करते टाइम बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको गुडविल दिख जाए, गुडविल से कोई भी अमाउंट दिख जाए, तो वो गुडविल हमारी कौन सी गुडविल होगी, इसका मतलब है वो हमारी गुडविल परचेज गुडविल है, वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है। तो अब पता चल गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल क्या होती है और इनका डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस इसी में के साथ आज हमने क्या क्या कवर कर लिया है, आज हमने गुडविल की डेफिनेशन कवर कर ली इस वीडियो में, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं गुडविल को वो कवर कर लिया है, उसके फीचर्स क्या होते हैं वो कवर कर लिए हैं, गुडविल को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं ये कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बहुत है। ये हमारा सारा क्या था, हमारा थ्योरी पार्ट था। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार वाइवा में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, गुडविल क्या होती है, कोई भी 4 फैक्टर ऐसे बता दो जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, या फिर हमारी जनरल नॉलेज के लिए अब हम चैप्टर कर रहे हैं तो उसका बेस हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये थ्योरी थी जो कवर हो गई है इस लेक्चर 1 में। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास मेथड क्या होते हैं गुडविल को निकालने के, और उसके कोई भी जो फर्स्ट मेथड होगा वो उठा करके उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगले लेक्चर 2 के लिए वेट कीजिए। लेक्चर 2 में हम मेथड ऑफ गुडविल करेंगे
जब तक के लिए बाय बाय।